हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो ऋग वैदिक समाज का क्लास खत्म हो गया। हमने समझा कैसा समाज था। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से समाज कबीलाई संरचना पर आधारित था, ठीक उसी तरीके से जो राजनीतिक व्यवस्था है वह भी कबीलाई संरचना पर ही आधारित है ना। और इस काल में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता जिसकी तुलना पहले के किसी राज्य से अथवा आज के किसी राज्य से की जा सके, है ना। और पूरा का पूरा जो कबीलाई संरचना है वह चार स्तरों में बटा हुआ था। जैसा हमने समाज में देखा था, कुल, ग्राम, वेश और जन में बटा हुआ था ना। यही संरचना यहाँ भी है। ठीक है। और ये जो जन है, जन यानी कि जो कबीला, यह एपेक्स बॉडी हुआ करता था। एपेक्स बॉडी मतलब सबसे ऊपर का, सबसे ऊपरी स्तर का बॉडी था जन। ठीक है। और इसी जन का मुखिया राजन कहलाता था या गोपति कहलाता था, राजा होता था, है ना। और इस पूरे व्यवस्था में राजतंत्र प्रचलन में था, यानी राजतंत्र प्रचलित था। क्योंकि राजतंत्र में होता क्या, राजा प्रमुख होता है, राजा मुखिया होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो राजतंत्र का प्रचलन था, कबीलाई संरचना था। क्लियर है यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था में। अब देखिए, राजा जो हुआ करता था वह किसी भूभाग यानी कि निश्चित भूभाग का स्वामी नहीं होता था या उस पर राज नहीं करता था, है ना। क्योंकि देखिए, कबीले वाले लोग थे, कबीलाई प्रकृति थी इनकी, एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहते थे, खाना बदोशों की जिंदगी हुआ करती थी इनकी, है ना। तो क्योंकि ये एक किसी खास जगह पर, किसी निश्चित भूभाग पर ये स्थित ही नहीं होते थे, तो राजा कैसे वहां शासन करता? बात समझ आई? तो राजा जो है किसी निश्चित भूभाग पर शासन नहीं करता था, बल्कि वह जनों का राजा होता था, यानी कि लोगों का राजा होता था। जन का मतलब होता है जनता, जनता मतलब लोग, तो लोगों का ही राजा हुआ करता था। ठीक है। राजतंत्र व्यवस्था प्रचलन में थी। अब समझिएगा कि ये जो राजा है, इसका कार्य क्या था। राजा का कौन कौन से काम थे जिसको वह करता था? देखिए, पहला काम था युद्ध करने का। तो राजा युद्ध किया करता था। किस लिए? तो कबीलों की सुरक्षा के लिए। इसलिए इसे गोप जनस्य कहा गया। और ये इंपॉर्टेंट है, राजा के लिए जो शब्द यूज हुआ है, गोप जनस्य। और क्या काम था इसका? तो मवेशियों की रक्षा करने का भी काम करता था। तो राजा का यह कार्य था कि वह मवेशियों की रक्षा करे, सुरक्षा करे, है ना। इसलिए, और स्पेशली यह गायों की रक्षा, है ना, गायों की रक्षा, इसलिए इसे गोपति कहा गया। गोपति क्यों कहा गया? क्योंकि गायों का रक्षा करता था। और क्या कार्य था? तो कबीले में शांति व्यवस्था स्थापित रखना, यह भी इसका कार्य था। कबीले के लिए, उसकी समृद्धि के लिए यज्ञ हवन आदि कार्य करना, यह भी राजा का काम हुआ करता था। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजा का जो आय का स्रोत था, मुख्य आय का स्रोत क्या था। देखिए, जब आय की स्रोत समझते हैं हम, तो इस काल में, है ना, किसी भी प्रकार के कर को संग्रह करने वाला किसी अधिकारी की जानकारी हमें नहीं मिलती, है ना। कि कोई टैक्स कलेक्शन वाला अधिकारी हो, ऐसी जानकारी हमें नहीं मिलती। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय कर वगैरह का कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था, कोई प्रचलन नहीं था कि टैक्सेस लेने हैं। बात समझ आ रही? ऐसा किसी भी प्रकार के अधिकारी की जानकारी नहीं मिलती। तो राजा का आय कहां से होता होगा? तो समझिएगा, देखिए, स्वेच्छा से जो जन के लोग थे, यानी कबीले के जो लोग थे, है ना, वही स्वेच्छा से उपहार दे दिया करते थे, है ना। वही राजा का मुख्य आय का स्रोत था। स्वेच्छा से दिया गया उपहार होता था, है ना। इसे ही कहा जाता था चढ़ावा अथवा बलि। चढ़ावा या बलि। आज का जो बलि का कॉन्सेप्ट है ना, कि मुर्गे की बलि दे देना है, भैंस का बलि या बकरी का बलि, ये बलि का कॉन्सेप्ट अलग है। उस समय जो बलि होता था वो मेनली राजा के जन के लोगों द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया दान अथवा उपहार, जिसे चढ़ावा अथवा बलि कहा जाता था। और यह राजा का मुख्य आय का स्रोत हुआ करता था। बात समझ आई? और कहां से आय होता था राजा को? तो देखिए, युद्ध लड़ता था, तो युद्ध में अगर वह जीत ले किसी दूसरे कबीले को, तो वहां से धन प्राप्त हो जाता था। अथवा लूटपाट से जो प्राप्त धन होता था युद्ध के दौरान, वह राजा के आय का मेन स्रोत हुआ करता था। बात समझ आई? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राजा का, यानी राजन जिसे कहा जाता है, उसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। तो राजा के प्रमुख अधिकारी, और यहां से ये इंपॉर्टेंट है ना।
यहां से दो तीन बातें आपको याद रखनी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा जरूरी है। ठीक है, पहला है पुरोहित। देखिए पुरोहित जो है वह राजा का प्रमुख, सबसे प्रमुख अधिकारी, सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था पुरोहित। यह राजा को राजनीतिक मामलों पर, है ना, सामाजिक मामलों पर, धार्मिक मामलों पर राजा को सजेस्ट किया करता था, मेंटोर का काम किया करता था, और राजा इसकी सलाह को मानता भी था। क्लियर है? इसके बाद सेनानी। देखिए सेनानी क्या है, तो सेना का मुखिया होता था सेनापति, उसे ही कहा जाता था सेनानी। यह युद्ध के समय राजा को सहयोग करता था। हालांकि राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होता था उस समय, राजा के पास किसी भी प्रकार का अस्थायी सेना का बंदोबस्त नहीं था, है ना। लेकिन जब युद्ध का समय होता होगा, है ना, तो उस समय जो कबीले के लोग थे वही संगठित होकर युद्ध लड़ा करते थे। बात समझ आई? अस्थायी सेना तो नहीं था राजा के पास, लेकिन कबीले के लोग ही युद्ध करते थे। बात समझ आई? उसी सेना का जो सेनापति था उसे सेनानी कहा जाता था। क्लियर है? फिर याद रखना आपको यहां से सूत। सूत कौन था? तो सारथी, राजा का सारथी हुआ करता था सूत। एक था दूत। दूत किसे कहते हैं? मैसेंजर, संदेश वाहक हुआ करता था। संदेश वाहक को ही कहा जाता था, यानी मैसेंजर को कहा जाता था दूत। यहां से जो याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है स्पष्ट, है ना। स्पष्ट याद रखना है। स्पष्ट किसे कहा जाता था? तो यह गुप्तचर होता था। गुप्तचर यानी सीक्रेट एजेंट, है ना, गुप्तचर, ये इंपॉर्टेंट है। एक था जिसे कहा जाता था उग्र। उग्र भी अधिकारी था। उग्र कैसा अधिकारी था? तो अपराधी को पकड़ने वाला अधिकारी था। ठीक है, तो ये कुछ राजा के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उस समय, है ना। पुरोहित सबसे प्रमुख होता था, सेनानी, सेनापति, सूत, सारथी, दूत, संदेशवाहक, स्पष्ट गुप्तचर को कहते थे, है ना। उग्र अपराधी पकड़ने वाला अधिकारी था। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि उस समय, उस काल में जो राजनीतिक संगठन, है ना, कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे या ऋग्वैदिक संरचना में जो संगठन थे, ऋग्वैदिक संगठन, कौन कौन से संगठन? देखिए ध्यान रखना है कि राजा जो है, एक तो प्रजातंत्र था, सॉरी राजतंत्र था, राजा मुख्य होता था, जन का मुखिया होता था। बात समझ आई? जन का मुखिया होता था राजा, और राजा का प्रधान होने के बाद भी राजा के पास असीमित शक्तियां नहीं होती थी, है ना। अल्टीमेट पावर राजा के पास नहीं होता था। उसे उस समय के जो विभिन्न संगठन हुआ करते थे उन संगठनों का सलाह मानना पड़ता था, है ना, उससे मशवरा करना पड़ता था, और उन समितियों के ऊपर राजा डिपेंडेंट हुआ करता था। बात समझ आई? ध्यान रखना है कि राजा जो है, इसका पद जो है वह हेरिडेटरी होता था। हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत पद होता था। राजा का पद कैसा था? वंशानुगत था। लेकिन ये भी बातें ध्यान रखनी है कि विशेष परिस्थितियों में राजा का चुनाव होता था। राजा का चुनाव कहाँ होता था? तो एक आम सभा थी जिसे समिति कहा जाता है ना, और समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता था, विशेष परिस्थितियों में किया जाता था। ध्यान रखना है, ऐसे चुनाव नहीं होता था। एक बात और याद रखना है कि वंशानुगत तो होता था राजा का पद, लेकिन बावजूद इसके एक परिवार के 3 पीढ़ी से अधिक लोग राजा नहीं बन सकते थे, ऐसी व्यवस्था भी थी। बात समझ आई? तो राजतंत्र था, राजा का पद वंशानुगत था, बावजूद इसके 3 पीढ़ी से ज्यादा एक ही परिवार के लोग राजा नहीं बन सकते थे। अब समझते हैं कि उस समय जो संगठन था मुख्यतः कौन कौन सा था। देखिए, एक सभा, समिति, विगत और गण, ये 4 संगठनों की, 4 संस्थाओं का उल्लेख हमें मिलता है ना, इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें से समझिए जो गण है ना, गण है कि कुछ क्षेत्रों में सामूहिक निर्णय के लिए, है ना, गण जैसी संस्था कार्य करती थी। बहुत पावरफुल संस्था नहीं थी, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर सामूहिक निर्णय करना हो तो उस स्थिति में गण का उपयोग किया जाता था। क्लियर है? विगत जो है, ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन संस्था थी,
सबसे प्राचीन संस्था, लिख लेना, सबसे प्राचीन संस्था कौन था? तो विदत था। विदत किन कार्यों के लिए, यहाँ पे कौन कौन से कार्यों का संपादन होता था? तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कार्यों का कार्यान्वयन किया जाता था। यहाँ पे चर्चाएं होती थी, बात समझ आई? यहाँ पे राजनीतिक चर्चा नहीं होता था विदत में, और विदत में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्राप्त था। बात समझ आई? इसके बाद आते हैं, देखिए, सभा और समिति। जब हम सभा और समिति की बात करते हैं तो जो सभा और समिति है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण संगठन थे उस समय। राजा को डिपेंडेंट होना पड़ता था, इनकी बातों को मानना पड़ता था, और ये राजा के पावर को क्या करते थे? बैलेंस करते थे। राजा निरंकुश हो, है ना, उस पे अंकुश लगाने का काम सभा और समिति के द्वारा किया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण संगठन थे सभा और समिति। देखिए, सभा और विदत में नोट कर लेना, सभा और विदत में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी, स्वतंत्रता थी। ठीक है, देखिए, सभा जो है संभ्रांत लोगों का संगठन था, संभ्रांत लोगों का संगठन था, यानी नॉबल्स यहाँ पे रहते थे। ठीक है, यहाँ पे नॉबल्स रहा करते थे, धनिक वर्गों का था ये, धनिक लोग यहाँ पे रहते थे, पैसे वाले लोग यहाँ पे रहते थे, उनका संगठन था ये। क्लियर है? बुजुर्गों का संगठन था ये। बात समझ आई? यहाँ पर कम राजनीतिक चर्चाएं होती थी, कम राजनीतिक संगठन था ये, है ना। समिति की जब बात करते हैं तो समिति जो है आम आदमी का, यानी आम लोगों की सभा थी। यहाँ पे आम लोगों का प्रतिनिधित्व होता था, ये ध्यान रखना है। आम लोगों का, आम जनमानस का प्रतिनिधित्व समिति में होती। क्लियर है? मुख्यतः राजनीतिक मसलों पर चर्चा की जाती थी, मुख्यतः राजनीतिक कार्य यहाँ पे होते थे या उनकी समीक्षा होती थी। मुख्यतः राजनीतिक कार्यों की समीक्षा होती थी समिति में। आम लोगों का सभा था या संगठन था समिति। बात समझ आई? इसके बाद जो सभा के लोग थे ना, उनको नरिष्ठा कहा जाता था, और ये बात याद रखिएगा, नरिष्ठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरिष्ठा सभा के लोगों को कहा जाता था और समिति के लोगों को किसान कहा जाता था। क्लियर है? और विशेष परिस्थितियों में समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता था। ठीक है, ऐसे नहीं, लेकिन अगर वैसी परिस्थिति बन जाए तो समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव होता था, और सभा और समिति पर डिपेंडेंट होता था राजा। इनके जो सलाह है, यानी सभा और समिति का जो सलाह होता था, उसे मानना राजा के लिए जरूरी होता था और डिपेंडेंट होता था। वह कोशिश करता था कि यहाँ पे बैठे लोगों का समर्थन वह प्राप्त करे। बात समझ आई? मौजूदा जो हम देखते हैं ना राज्यसभा, तो कुछ राज्य सभा जैसा सभा को माना जाता है, और समिति जो है लोकसभा जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे आज को हम लोकसभा देखते हैं ना, वैसे ही समिति था और राज्यसभा जैसा सभा होता था। और प्रजापति के दो पुत्रियों, सभा और समिति को कहा गया है कि ये दो पुत्री हैं प्रजापति के, है ना, ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था राजनीतिक व्यवस्था जिसको हमने आज के क्लास में समझा। इससे आगे की बात अगले क्लास में करेंगे, जहां पे हम समझेंगे धार्मिक जीवन और अर्थव्यवस्था।